नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो ये प्रोग्राम है ये थोड़ा सा सौंद निवासियों के लिए स्पेशल होने वाला है। यहाँ पर हम कुछ इतिहास के पन्ने खंगालेंगे और सौंद गांव की रीति रिवाजों के बारे में जानने वाले हैं। साथियों, आपको पता होगा कि सौंद गांव के अंदर जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो दोपहर बाद यानी कि शाम को मनाया जाता है। तो ऐसा क्या कारण रहा जो हमने अपनी इस रिवाज को दोपहर बाद मनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि दोपहर बाद जो राखी होती है वो बांधी जाती हैं बहनों के द्वारा भाइयों की कलाइयों पर। और दूसरी कहानी ये है कि सौंद गांव के अंदर दो थोक हैं, एक माना पट्टी, एक श्यामा पट्टी। तो माना पट्टी और श्यामा पट्टी के पीछे राज क्या है, ये सारी बातें आज हम इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सन 1000 ईस्वी पूर्व की बात है। तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था और बहुत सारे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, भारत का जो बहुत सारा हिस्सा था। और ज़्यादातर 1000 ईस्वी पूर्व जो तुर्कों ने भारत का हिस्सा लिया था वो था पंजाब। और साथियों, उस समय पंजाब जो अब पाकिस्तान है वो भी हिस्सा पंजाब में आता था, और जो फ़िलहाल पंजाब है वो भी पंजाब में आता था, और जो हमारा हरियाणा का हिस्सा है यह भी पंजाब के प्रांत में आता था। तो यानी कि उस समय जो पंजाब प्रांत था वो इतना बड़ा था कि सारे पाकिस्तान को ले रखा था, हरियाणा को ले रखा था, और जो फ़िलहाल पंजाब है वो भी उसने अपने कब्र में ले रखा था। यानी कि इतना इलाका पंजाब क्षेत्र में आता था। तो तुर्कों ने 1000 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया और इस पंजाब के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ का जो राजा था उसका नाम था जय सिंह, और जय सिंह को हराकर यहाँ की रियासत के जो सर्वे सर्वा हैं वो तुर्क अपने आप बन बैठे थे। साथियों, अब किस्सा आगे का आता है। सौंद के अंदर भी तुर्कों ने प्रवेश किया, सौंद को उजाड़ दिया और इस गांव को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ के लोगों को मार पीट कर भगा दिया और सौंद गांव को जला दिया, यानी कि आग के हवाले कर दिया गया। ये खेरा बिल्कुल उजड़ चुका था और यहाँ पर तुर्कों ने अपनी मनमानी की थी, इस बसे बसाए खेरे को उजाड़ दिया था। साथियों, जब ये खेरा उजाड़ा गया था, यानी कि सौंद खेरा उजाड़ा गया था तुर्कों के द्वारा, तब सिर्फ इस गांव के अंदर एक जो महिला थी वो बची। और वो भी कैसे बची, वो एक जो बिटौड़े होते हैं, उपले रखते हैं जिसमें, उसमें जाकर छुप गई थी और वो जैसे तैसे बच गई थी। वरना आपको पता है बिटौड़े बोंगियों में सब में आग भी दे दी थी उन्होंने, लेकिन जैसे तैसे वो बिटौरा बच गया, उपले रखते हैं जिसमें, और वो जो महिला थी वो भी बच गई। वो प्रेग्नेंट थी, पेट में बच्चा था, तो वो वहाँ पर बैठी हुई रो रही थी। उसका गांव सारा उजड़ गया था, उसके जो सगे संबंधी हैं वो सारे के सारे मार दिए गए थे तुर्कों के द्वारा। तो सौंद के अंदर कोई भी नहीं बचा था। जो पशु थे, पशुधन था, उसको तुर्क अपने साथ ले गए थे। और तुर्क अंधोप गाँव आपने सुना होगा, यही सौंद के पास में है, उसमें रहते थे, उसमें उनका निवास था। वहीं से आक्रमण किया सौंद के ऊपर और सौंद को जला दिया था। तो साथियों, अंधोप के अंदर तुर्क रहते थे उस समय। तो वो जो औरत थी, वो जो महिला थी, वो बिटौरे के अंदर बैठी हुई रो रही थी। तभी वहाँ से एक भुलवाना गांव का ब्राह्मण गुजरता है। भुलवाना गांव आपने देखा होगा, होडल से परे है, जहाँ पे होडल का रेलवे स्टेशन है, वो गांव भुलवाना है। तो वहाँ का ब्राह्मण वहाँ से गुजरता है, उसको रोने की आवाज़ सुनती है कि कोई महिला है और वो रो रही है। तो वो ढूंढना चाहता है और ढूंढता है उस महिला को कि कहाँ पर है ये, आखिर कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो वो बिटौरे के अंदर जाता है, वो देखता है एक महिला है बेचारी और डरी हुई है, सहमी हुई है। वो उसको बाहर निकालता है, बेटी कह के पुकारता है, बेटी बाहर आ जा। और वो उससे कहता है क्या हुआ। तो वो महिला बताती है कि हमारा गांव पूरा उजाड़ दिया गया है। जबकि उस ब्राह्मण को भी पता था कि गांव सौंद के अंदर तुर्कों ने आक्रमण किया है और सौंद को अस्त व्यस्त कर दिया, उजाड़ दिया है, सारा गाँव जला दिया है। तो ब्राह्मण परिस्थिति को समझता है और वो ब्राह्मण उसको अपनी धर्म की बेटी बना देता है कि तू मेरी धर्म की बेटी है आज से, और तू मेरे गांव चल, यानी कि भुलवाना ले चल। तो उसको, महिला को, वो ब्राह्मण भुलवाना ले जाता है अपने गांव में। वहाँ पे उसकी देख रेख करता है, उसके पेट में बच्चा होता है तो उसकी देखभाल अच्छी तरह से वो ब्राह्मण करता है। साथियों, तो उस महिला को बच्चे होते हैं, उसको जुड़वा बच्चे होते हैं, यानी कि 2 लड़के होते हैं, और दोनों लड़कों का नाम रख दिया जाता है माना और श्यामा। जो पहले हुआ था वो बड़ा माना जाता है, जिसका नाम रखा गया श्यामा, और जो पीछे हुआ था वो छोटा माना गया, उसका नाम रखा गया श्यामा। साथियों, दिन गुजरते हैं,
समय गुजरता है धीरे धीरे, वो बच्चे बड़े होते हैं। सौंद गांव उजड़ा हुआ पड़ा था, इस पर तुर्कों का राज हो गया था एक तरह से। रहते अंधोप में थे तुर्क, लेकिन राज सौंद के ऊपर था उनका, यानी कि यहाँ पे किसी को बसने नहीं दे रहे थे वो। दिन गुजरते गए, माना और श्यामा दोनों भाई भुलवाने के अंदर बड़े होते गए, और वो बड़े हो गए धीरे धीरे, पढ़ाई लिखाई भी की उन्होंने। और साथियों, वो भरतपुरिया राजा की फ़ौज में भर्ती हो जाते हैं सैनिकों के रूप में। उस समय ऐसे ही फ़ौजों में भर्ती हुआ करते थे, वही रोजी रोटी का रोज़गार हुआ करता था। और भरतपुरिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। भरतपुर एक ऐसी रियासत थी जो कभी भी किसी के कब्ज़े में नहीं आई, ना ही अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आई, ना ही मुसलमानों के कब्ज़े में आई, ना ही किसी तुर्क के कब्ज़े में आई। किसी भी आक्रमणकारी के कब्ज़े में आज तक भरतपुर रियासत नहीं रही है। ये एकमात्र ऐसी रियासत है जो इंडिया के अंदर किसी भी बाहरी आक्रांता के अधीन नहीं रही है। और एक और बता देना चाहता हूँ, नेपाल एक ऐसा देश है जिसके ऊपर कभी किसी ने किसी ने भी कब्ज़ा नहीं जमाया, यानी कि किसी का भी गुलाम अधीन आज तक नहीं रहा है। तो ये दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो भरतपुरिया की रियासत में, भरतपुरिया राजा की फ़ौज में वो दोनों लड़के माना और श्यामा भर्ती हो जाते हैं और वहाँ पर उसके लिए काम करने लगते हैं। साथियों, वो अपने घर आते हैं, जैसे छुट्टी में फिर जाते हैं भरतपुर की रियासत में अपनी नौकरी करने के लिए सैनिक की। तो बहुत सारे लोग जब वो बड़े हो जाते हैं तो भुलवाना गांव के ये कहते हैं कि तुम क्या यहाँ के थोड़ी हो, उन बच्चों से, कि तुम यहाँ के नहीं हो, न जाने कहाँ से आ गए। तो बहुत सारे होते हैं पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी जो जलते हैं, तो वो कहते थे हम यहाँ के नहीं हैं, तो हम कहाँ के हैं। वो अपनी माँ से पूछने के लिए जाते हैं, माँ अगर हम यहाँ के नहीं हैं, लोग कहते हैं तुम यहाँ के नहीं हो, भुलवाने गाँव के, तुम कहीं दूर से आए हो, बाहर के हो, तो हम हैं कहाँ के, हमारा गांव कौन सा है। तो माँ जवाब देती है दोनों बेटों को कि बेटा समय आने पर मैं तुमको बताऊंगी कि तुम कहाँ के हो और कहाँ से आए हो। वो फिर अपनी जॉब में मस्त हो जाते हैं, नौकरी में मस्त हो जाते हैं राजा के यहाँ पे, भरतपुर की जो रियासत थी वहाँ पे। तो साथियों, कुछ दिन बीतते हैं, फिर उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया होता है फौज के अंदर जिसके ऊपर जो भरतपुरिया राजा है वो उनको सम्मानित करना चाहता है। कोई भरतपुरिया राजा की फ़ौज में रहते हुए ऐसा काम कर देते हैं जो कि महान बहादुरी का काम होता है। तो भरतपुरिया राजा उनको सम्मानित करना चाहता है कि भाई मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूँ और थोड़ा सा तुम्हारा पद ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ। तो उन दोनों भाइयों ने, माना और श्यामा ने, कहा कि हम ठीक है, आप हमें सम्मानित करोगे, लेकिन हमें अपनी माँ से पूछते हैं कि हम हम क्या मांगें आपसे। भरतपुरिया राजा ने कहा था कि मांगो बेटा, जो कुछ तुम्हें मांगना है, तुमने हमारा बहुत अच्छा काम किया है। तो माना और श्यामा दोनों भाई कहते हैं कि हम अपनी माँ से पूछ कर आते हैं कि हमें क्या मांगना है आपसे इस काम के बदले में। तो वो अपने घर आते हैं भुलवाना में, उनकी माँ होती है। तो माँ से कहते हैं कि माँ, हमने कोई काम कर दिया है भरतपुरिया राजा का, और वो कह रहे हैं कि बताओ बेटा क्या चाहिए तुम्हें, क्या मांगना है, कुछ भी मांगो। तो माँ ने कहा कि बेटा आज वो दिन आ गया है जब मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना चाहती हूँ। तो माँ ने उनको अपने पास बिठाया और सारी कहानी माँ ने अपने बेटों को बताई कि तुम्हारा गांव सौंद गांव है और तुर्कों ने तुम्हारे गांव पर आक्रमण किया था, पूरे गांव को जला दिया, पूरे लोगों को मार दिया, कत्लेआम कर दिया। मैं बची थी एक गैत में, बिटौरे के अंदर। मुझे ये जो ब्राह्मण जिनके घर में हम रह रहे हैं, ये मुझे धर्म की बेटी बनाकर अपने गाँव ले आया और इसने मेरी जान बचाई और इसी ने हमें पाला पनोसा है उसी दिन से। तो उन बच्चों को, माना और श्यामा को, सारी बात पता लग जाती है। फिर उनसे उनकी माँ कहती है कि बेटा तू ऐसा कुछ कर जो सौंद गांव दोबारा से बस जाए, जो सौंद खेरा उजड़ा पड़ा है वो दोबारा से बस जाए, उसमें हम दोबारा से चले जाएं और वो दोबारा से हंसने खेलने लगे, फल फूलने लगे वो बस्ती माता। तो दोस्तों, उनसे कहती है उनकी माँ कि तू राजा से राजा की फ़ौज मांग ले, तुम लोग राजा से राजा की फ़ौज मांग लो और फ़ौज ले जाकर अपने ऊजर खेरे को फिर से बसाओ, तुर्कों को वहाँ से मार भगाओ। तो वो दोनों बच्चे, माना और श्यामा, जाते हैं भरतपुरिया के पास और उनसे कहते हैं महाराज, अगर हमें आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप हमें फ़ौज दे दीजिए, क्योंकि हमारा गांव सौंद है जो कि उजड़ा पड़ा है और उसको हमें फिर से बसाना है। तुर्कों ने वहाँ पर आक्रमण किया था, उसको जला दिया था और उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो जो महाराजा होते हैं, जो भरतपुर रियासत के राजा होते हैं, वो कहते हैं ठीक है बेटा, तुम हमारी फ़ौज को ले जा सकते हो और फ़ौज तो फ़ौज, जितनी भी फ़ौज चाहिए वो ले जा सकते हो और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हमारी पूरी फ़ौज भी तुम्हारे साथ है। तभी वो दोनों बच्चे, माना और श्यामा, फ़ौज को लेकर इस गांव में आते हैं और यहाँ पर उस दिन राखी का दिन होता है। राखी के दिन वो सौंद गांव में आते हैं और
इस पे चढ़ाई करने के लिए, इसको बचाने के लिए तुर्कों से। तो वो यहाँ जैसे ही आते हैं, सौंद गांव तो उजड़ खेरा हुआ पड़ा था और जो तुर्क थे वो अंधोप गांव में रहते थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमला किया जाए अंधोप के तुर्कों पर, उनको यहाँ से भगाया जाए और हम फिर से अपनी बस्ती माता में अपना राजपाट कायम कर सकें। तो वो सौंद गांव में घूम रहे होते हैं जैसे तैसे चुपके से। तो यहाँ पर एक अंधोप गांव की, सौंद गांव की लड़की होती है जो बेचारी ये कूड़ा उठाते हैं, भंगी बोलते हैं, बाल्मीक बोलते हैं जिनको, बाल्मीक की लड़की सौंद गांव की होती है, अंधोप में ब्याही होती है। तो वो वहाँ से रक्षाबंधन के दिन सौंद गांव में आकर पेड़ों से लिपट लिपट कर रो रही होती है कि मेरे भाई भतीजे चाचा ताऊ सब तो तुर्कों ने मार दिए, अब मैं राखी किसको बांधूं। तो पेड़ एक ऐसी पहचान होती है जिसको उसने बचपन से देखा था और उनको वो फिर उनको ही अपना मानती है, अपने भाई भतीजे मानकर उनसे लिपट कर रोने लगती है, उनको ही राखी बांधती है। तो माना और श्यामा जो लड़के थे उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है जो बाल्मीक की लड़की होती है। वो कहते हैं बहन तू यहाँ कैसे रो रही है पेड़ों से। तो वो बताती है भैया ये मेरा गांव है, मैं अंधोप में ब्याही हूँ और ये मेरा गांव तुर्कों ने उजाड़ दिया है, अब यहाँ पे एक भी नहीं बचा है इंसान, ना ही मेरे चाचा ताऊ बचे, ना ही मेरा भाई भतीजे, कुछ भी नहीं है। अब मुझे भाई भतीजे इन पेड़ों में ही नज़र आते हैं तो मैं इनसे ही लिपट कर रो लेती हूँ जब मुझे याद आते हैं अपने भाई भतीजे। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, दिन है, तो मैं राखी बांधने के लिए आई हूँ अपने पेड़ों को चाचा भतीजे समझकर, भैया भतीजे समझकर। तो वो कहते हैं कि बहन तू तुर्कों के गांव में रहती है, तू हमें कोई ऐसी तरकीब बता जो हम उन तुर्कों को मारकर भगा दें। तो वो बहन कहती है दोनों भाइयों से, माना और श्यामा से, कि वो वैसे तो नहीं मारे जाएंगे क्योंकि उनके पास हरदम हथियार होते हैं और हरदम वो तैयारी में खड़े रहते हैं। लेकिन एक तरीका है, अगर उनके ऊपर आप तब हमला करो जब उनके पास हथियार नहीं होते हैं, तब हमला करोगे तो आप वहाँ पे जीत जाओगे, उनको भगा दोगे। वरना उनके पास हथियार होते हैं, वो कभी भी हारेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो माना और श्यामा उस बहन से कहते हैं कि बहन तू बता कोई तरीका है। तो वो बहन कहती है कि हाँ एक तरीका है। वो दोपहर को खाना खाने समय, खाना जब खाते हैं तो अपने हथियारों को रख देते हैं, हथियारों को रख कर खाना खाने के लिए बैठते हैं। उस समय अगर आप चढ़ाई करोगे अंधोप के ऊपर तो वो हो सकता है आप उनको मारकर भगा दो। तो माना और श्यामा ने कहा कि बहन तू हमें बता देना जब वो खाना खाने के लिए बैठें और हथियारों को रख दें। तो वो बहन कहती है कि मैं, और उस बहन से ये कहते हैं कि जैसे ही ये खाना खाने के लिए हथियारों को रखें, तू अपने पल्ले से, यानी कि जो परात होती है कूड़ा उठाने की, उससे ऊंचाई पर चढ़कर राख को फेंक देना, यानी कि सिग्नल का काम करेगी राख जब वो खाना खाने के लिए बैठें। तो उस लड़की ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। तो वो वहाँ पे जाती है और ऊंचाई पर चढ़कर जब 12 बजते हैं या 1 बजने का टाइम होता खाना खाने का, वो अपने हथियार रख देते हैं तुर्क, और फिर वो ऊंचाई पर चढ़कर राख को परात में भरकर राख को ऊपर से नीचे, ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है। तो वो राख का धुआं सा उठता है, उससे सिग्नल मिल जाता है दोनों भाइयों को कि अब इन्होंने खाना प्रारंभ कर दिया है, हथियार रख दिए हैं। तो वो अंधोप के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और सारे तुर्कों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। और साथियों जैसे ही अंधोप में से उन लोगों को मारकर भगा दिया गया तुर्कों को, तो फिर अंधोप उजड़ हो गया। और फिर इस उजड़ खेरे में, अंधोप में, बाहर से लोग आकर बसे, ललपुरिया लोग और रावत के लोग, रावत पालों के लोग यहाँ पर आकर बस गए। अब इसके अंदर लालपुर के लोग हैं और रावतों के लोग अंधोप के अंदर बसे हुए हैं। तो अंधोप की भी ये कहानी थी। और जैसे ही वो सुबह 12 बजे 1 बजे के आसपास आक्रमण करते हैं, 2-4 घंटे में वो मार कर उनको वहाँ से भगा देते हैं। रक्षाबंधन का दिन था। उसके बाद फिर दोपहर बाद के दिन, जब दोपहर बाद हो जाती है, शाम हो जाती है, तो फिर माना और श्यामा उस बहन से राखी बंधवाते हैं शाम को। तो साथियों उस समय से हमारे गांव में शाम को ही राखी बांधने का नियम बन चुका था, क्योंकि पहले दोपहर तक युद्ध किया उन लोगों ने, शाम को उसी बहन से राखी बंधवाते हैं वो दोनों भाई, जिस बहन ने उसकी मदद की थी उनकी। तब से दोस्तों ये कहते हैं कि राखी सौंद गांव के अंदर शाम को क्यों बांधी जाती है, तो इसी उपलक्ष्य में शाम को राखी बांधने का ट्रेंड, चलन यहाँ पे चला हुआ था, रीति रिवाज बन चुके थे। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग सुबह ही राखी बंधवा लेते हैं, किसी को कहीं जाना होता है, किसी को कहीं, रीति रिवाजों को नहीं भी मानते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन हमारे गांव की जो सभ्यता रही है, परंपरा रही है, रक्षाबंधन के दिन वो लोग शाम को ही राखी बांधते हैं अपनी, मतलब जो सांझ को ही राखी बांधती हैं जो बहनें होती हैं अपनी भाइयों की कलाइयों पर।
तो शाम को राखी इसलिए बांधी जाती है साथियों। अब माना पट्टी और श्यामा पट्टी, आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि भाई माना पट्टी और श्यामा पट्टी, यानी कि माना और श्यामा दोनों भाई थे, फिर जो गांव की प्रॉपर्टी में हिस्सा हुआ तो माना के हिस्से में आया 8 बिसे का जो हिस्सा है, और जो श्यामा पट्टी है उसके हिस्से में आया 12 बिसे का हिस्सा, यानी कि वो 12 बिसे का मालिक बना, जो श्यामा था बड़ा था, और छोटा था माना, वो बना 8 बिसे का बिस्वेदार गांव की जो प्रॉपर्टी थी। तो साथियों, अब आप ये कहोगे कि श्यामा के पास ज़्यादा ज़मीन क्यों दे दी गई। श्यामा के पास में ब्राह्मणों को बसाया गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने उनकी माँ की रक्षा की थी, जो दादी थी उनकी रक्षा की थी, उसको अपने गांव भुलमाना ले गए थे, तो ब्राह्मणों के हिस्से में भी ज़मीन दी गई, ब्राह्मणों के लिए भी कुछ हिस्सा ज़मीन का दिया गया इसी कर्ज को उतारने के लिए। तो इसलिए श्यामा पट्टी में 12 बिसे और माना पट्टी में 8 बिसे जो ज़मीन है वो बट में आई, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मणों को भी हक दिया गया थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने रक्षा की थी, उस उनकी जो माँ थी उनकी रक्षा की थी और उनको पाला पनौसा था, बड़े भी किए थे, तो ब्राह्मणों का कर्ज यहाँ पे उतर जाएगा, इसलिए ब्राह्मणों को भी ज़मीन वहाँ पे दी गई 12 बिसे में। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी सौंद गाँव के बारे में। यहाँ पे माना पट्टी और श्यामा पट्टी, माना और श्यामा दोनों भाई थे, और जो इस गाँव को जब तुर्कों से छुड़ाया था तो इस गांव की जो भी प्रॉपर्टी थी वो दोनों भाइयों के हिस्से में आई, माना और श्यामा। तो इस तरह से दोनों भाइयों के हिस्से में आई और ब्राह्मणों को भी यहाँ पे बसाया गया। तो ये था छोटा सा इतिहास सौंद गांव का, और मैं उम्मीद करूँगा आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, क्योंकि हम जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हमें अपने आपे की पहचान नहीं होगी। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे हम अपने आप को नहीं पहचान सकते हैं। अगर अपनी पहचान बनानी है, अपने आप को पहचानना है, तो सबसे पहले अपनी जड़ों को खोदिए, अपने बारे में जानिए, अपने पूर्वजों के बारे में जानिए कि हम हैं क्या, तभी आपको अपने बारे में पता लगेगा कि आप हो क्या। तो ये था आज का छोटा सा इतिहास। मैं उम्मीद करूँगा आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा अपने गाँव की संस्कृति और सभ्यता के ऊपर। हमारा गाँव बहुत ही, कहते हैं एक तरह से बहुत ही महान है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं और बहुत मुसीबतों को झेला है इस गांव ने, तब जाकर आज तक ये गांव बसा हुआ है। तो इसके बारे में और भी चर्चा लेकर आऊँगा मैं आपके समक्ष। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लालदास बाबा की।